जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाला गया है। जैसे कि हर किसी को उम्मीद थी कि सभी बड़े नेताओं और समर्थकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील का असर ज़रूर होगा और इस बार बम्पर वोटिंग होगी। शुरू के 4 घंटों में 40% वोटिंग होने के बाद बहुत से समर्थक फुदकने भी लगे थे। कुछ यूट्यूबर्स भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और 400 पार के नारे बुलंद कर वीडियो डालने लगे थे, लेकिन शाम होते होते तक फिर बैतलवा ओही डार, यानी बैताल फिर उसी पेड़ पर लटक गया जहां से विक्रमादित्य ने उसे उठाया था। जनता फिर वहीं पहुंच गई जहां पहले फेज में थी। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 7 बजे तक कुल 61% मतदान हुआ, जो बढ़कर 64-65% तक पहुंच जाएगा। इन सीटों पर पिछली बार यानी 2019 में 70.1% मतदान हुआ था। इसके मायने है कि इस बार इन 88 लोकसभा सीटों पर करीब 5-6% कम मतदान हुआ। त्रिपुरा और मणिपुर में सबसे ज़्यादा मतदान 76% से ऊपर हुआ। छत्तीसगढ़ में 72%, बंगाल और असम में 70% से ज़्यादा मतदान हुआ। फिसड्डी राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश थे, जिनमें क्रमशः 56.6, 54.9, 54.7% मत पड़े, जो बढ़कर भी 60% के नीचे ही रहेंगे। सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की रही, जहां कुल 54.7% मतदान हुआ, बढ़कर समझ लीजिए कि 58% मतदान हुआ। मथुरा में शाम 6 बजे तक सिर्फ 49% मतदान हुआ, जो सबसे कम है। अब सोचिए कि 5 राज्यों में जहां 70% से ऊपर मत पड़ रहे हैं, वहीं हिंदी बेल्ट और भाजपा के गढ़ में 55-56% वोट पड़ रहे हैं। तो क्या सारी आफत इसी क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर आ गई थी? 6 निर्वाचन क्षेत्रों मध्य प्रदेश में रीवा, बिहार में भागलपुर, उत्तर प्रदेश में मथुरा और गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण और सेंट्रल में वोट डालने के लिए 50% से कम मतदाता मतदान केंद्रों पर आए। ऐसे 6 निर्वाचन क्षेत्र थे। अब इसका नतीजा क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। इतना तो तय है, अगर 50% जनता घर में बैठी है तो इसे कैसे अच्छा माना जा सकता है। फिलहाल सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए को कोई कैसे जगाएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कोई कहता है गर्मी बहुत है, कोई कहता है शादी ब्याह का मौसम है, लोगों को समय नहीं मिला, कोई कह रहा है जुमे का दिन था इसलिए कम वोटिंग हुई। मतलब जितने मुंह उतने बहाने। सीधी बात है कि हमारे देश में मतदाताओं को चर्बी बहुत चढ़ गई है, क्योंकि उन्हें बिना मांगे यह अधिकार दे दिया जाता है। विदेशों में रहे तो जाने कि हर किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं होता, और जिन्हें यह अधिकार मिल जाता है वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सरकार बनाने में सहभागी हैं। इस बार प्रधानमंत्री और सभी विशेष लोगों द्वारा वोट की बार बार अपील की गई थी और चुनावी माहौल भी बहुत गरमाया हुआ था। कांग्रेस के घोषणा पत्र, मनमोहन सिंह के बयान और सैम पित्रोदा के बकवास की वजह से जबरदस्त कहा सुनी का दौर चल रहा था और कांग्रेस बैकफुट पर मिमिया रही थी, लेकिन सामने आकर घोषणा पत्र को झुठला नहीं पा रही थी। परंतु जनता इन सब बातों से बेखबर आराम फरमा रही है, तो कोई क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा की सीटों पर वोट प्रतिशत घटे हों। वायनाड में राहुल गांधी की सीट पर भी 11% कम वोटिंग हुई है। शशि थरूर की सीट पर भी 8% कम वोटिंग हुई है। हेमा मालिनी की सीट पर तो 11% कम वोटिंग हुई है। मतलब पूरे देश में मतदान का प्रतिशत गिरा है और इससे भाजपा की ही सीटें प्रभावित होंगी, यह भी तय है। और इसका असर आपको चुनाव प्रचार में दिख रहा होगा। पहले चरण की वोटिंग से पहले तक अब की बार 400 पार का नारा हर रैली, हर प्रचार में सुनाई दे रहा था, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद ये सब कुछ बदल गया। एक तरफ 400 का नारा नदारद दिखाई दिया, वहीं अगर कहीं इसका इस्तेमाल हुआ तो वो अलग मकसद और उद्देश्य के साथ होता दिख रहा है। अब 400 पार का मतलब आरक्षण बचाना हो गया है, उसका मतलब दलितों के अधिकार बचाना है, जैसा मोदी जी अपनी सभाओं में कह रहे हैं।
तो आरक्षण और दलितों के अधिकार तो 272 से भी बच जाएंगे। उसमें 400 पार की तो कोई ज़रूरत है नहीं। सीधी बात है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा के आत्मविश्वास में कमी आई है। वो अपने प्रमुख नारे से ही दूर हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया कि अपनी स्थिति को भांपकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाना ही बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी बिहार में अररिया और मुंगेर के दौरे पर आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने प्रचलित नारे का इस्तेमाल नहीं किया। तो इससे लगता है कि भाजपा बैकफुट पर आ गई है। दूसरी ओर इंडी ठगबंधन की बेअंदाजी बढ़ती ही जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि दूसरे चरण में दिन भर में ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए। समझ में नहीं आया कि अखिलेश यादव अपने सारे मतदाताओं को इतने अच्छे से पहचानते कैसे हैं और अपने तो अपने भाजपा के मतदाताओं को भी पहचानते हैं। तो इसके पीछे मुझे एक ही वजह समझ में आई। उत्तर प्रदेश में हर जगह दोनों चरणों में मुस्लिम आबादी ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। आप उदाहरण देख सकते हैं। अमरोहा यूपी का मुस्लिम बहुल शहर है। यहाँ की लगभग 73.8% आबादी यानी 74% के करीब आबादी मुस्लिम है। बाकी 25.5% हिंदू हैं। यहाँ दूसरे चरण में 66% से ज़्यादा मतदान हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 54% और यहाँ 66%। यही स्थिति कमोबेश मेरठ की भी रही, जहाँ से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर हिंदू मुसलमानों से कम हैं, वहां वोटिंग ज्यादा हुई है और जहां मुसलमान हिंदुओं से कम हैं, वहां पर वोटिंग कम हुई है। मेरठ, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मथुरा में जहां 5 से 35% के बीच मुसलमान हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां कम मतदान हुआ है। और जिस अमरोहा में 50% मुसलमान और 48% हिंदू हैं, वहां पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 65% से ज्यादा मतदान हुआ है और ये आंकड़ा काफी कुछ कहता है। पिछले साल के कोचिंग लाया था, कुछ मतलब 103 उसमें हुआ है, यही नंबर है अपने पास। अब इसके बाद अगर अखिलेश यादव अपने मतदाताओं को न पहचान सके तो लानत ही है। सारे देश ने उनके मतदाताओं को पहचान लिया, क्योंकि वो दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। इस बीच पिंकी यानी प्रियंका गांधी ने वोट के समय एक फोटो डाली एक्स पर, जिसमें लिखा था कि चुनाव प्रचार करते हुए 24 घंटे घूमने के बाद भी घर आकर अपने बच्चों का होमवर्क कराया, प्रचार के समय भी बच्चों का ख्याल रखा। अब सोचिए कांग्रेस कहाँ पहुँच गई है। 23 साल का लड़का है, 21 साल की लड़की है, लेकिन प्रियंका थकी हारी लौटती हैं तो इन्हें होमवर्क कराती हैं। आपको पता होगा कि 21 या 23 साल में कोई बच्चा स्कूल में नहीं होता, अगर वो महान फेलियर हो तो भी नहीं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता, ये भी पता होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं, उनके होमवर्क का तो पता करना मुश्किल ही है, लेकिन इस महान कार्य के लिए आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, ये इनके कहने का मतलब है। इनके पास अब मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं बचा है। इस बार दादी की नाक और डिंपल की मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो 21 और 23 वर्ष के बच्चे का होमवर्क करा रही हैं। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि लगता है बच्चे मामा को पड़ गए हैं, जो इस उम्र में होमवर्क माँ को कराना पड़ रहा है। दरअसल पूरा परिवार ही मंदबुद्धि है, इन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं। इस बीच एक और मज़ेदार बात हुई। प्रशांत भूषण के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने जूते मारते हुए वीवीपैट की याचिका खारिज कर दी। इनकी कोई भी बकलोली नहीं मानी गई। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, अब मतदान ईवीएम से ही होगा। विपक्ष की हर बकलोली सुप्रीम कोर्ट जाकर फेल हो जाती है, पर ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, कुछ न कुछ खुराफात करते ही रहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट को माई बाप बनाने वाले लोग अब वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा कह रहे हैं।
लेकिन कोर्ट ने भी इन्हें कायदे से लथाड़ा। कोर्ट ने कहा कि हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हो और जब जीत जाते हो तो चुप हो जाते हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शेर पढ़ा। कहा, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती? कहती कि जिसने मेरे सर पे तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। बात तो सही है। जब तक भाजपा 500 सीटें न जीते तब तक ईवीएम को दोष तो नहीं दिया जा सकता। इस बीच में सुदर्शन न्यूज़ के वीडियो ने बड़ा हंगामा मचाया। मोदी को हटाने के लिए नमाज की कुर्बानी, मस्जिद छोड़ मतदान केंद्र पहुंचे नमाजी, मोदी को हटाने के लिए मौलवियों की तकरीर, मतदान केंद्र पर नमाजियों की लंबी कतारें। वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। पहले एक बड़ी खबर कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, मोदी को हटाने के लिए नमाज की कुर्बानी। ये बड़ी खबर अमित ये आ रही है। मस्जिद छोड़ मतदान केंद्र पहुंचे नमाजी, ये मोदी को हराने के लिए किया जा रहा है। मोदी को हटाने के लिए मौलवियों ने ये तकरीर दी है कि भाई देखिए, मौलवियों की तकरीर का असर भी देखने को मिल रहा है। नमाज छोड़िए, शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है और नमाज छोड़ के वोटिंग करने की अपील। तो देखिए, बिल्कुल, और मकसद एक ही है शिवम जी कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की मस्जिदों में नमाज में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि नमाज में जो शुक्रवार के दिन जो जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन जो भीड़ आप देखते हैं, कई जगह सड़कों को घेरा जाता है, कई जगह पार्कों को घेरा जाता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को घेरा जाता है। लेकिन आज ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं और आज जो मुस्लिम मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जागरूक मतदाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका इनका जो मकसद है किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। और इसीलिए भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ भी खेला हो गया। बेचारे उद्धव ठाकरे का मैनिफेस्टो रिलीज होते ही गिर गया। वैसे इससे ज़्यादा जोश से तो लोग मुंडन का कार्ड बांटते हैं। इतने मायूस होकर मैनिफेस्टो जारी कौन करता है भाई? बसा सॉरी हां, हे करा, हे दोन कॉपी सगळ्यांना द्या, एक माझ्या हातात द्या वाचायला, नाही एक माझ्या हात एकच द्या, बाकी द्या. कागद जरा फारच सुलसुलीत केलेला आहे, तर हां ठीक आहे. एक असा नीट ठेवा ना, असा हा बाजूला का वचननामा. जनता मजे ले रही है कि न पार्टी संभाल पाए न मैनिफेस्टो। इस बीच दक्षिण भारत के मुसलमानों की अपील सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रही है कि सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ने देती, इसलिए कांग्रेस को वोट दो, उसे जिताओ। पहले जामा मस्जिद से फतवे आते थे, अब चलती हुई कार से आ रहे हैं। जो एमपी का वोट रहता है, मेहरबानी करके एमपी का वोट कांग्रेस का निशानी जो हाथ यानी हस्तम बोलते ना, कांग्रेस को वोट दो। इसका मकसद ये नहीं कि हमें एमपी वोट देने से कांग्रेस जीत जाएगा, वो सियासत राज करेगा, ये नहीं हमारा मकसद। जितने सीटा कांग्रेस को मिलेंगे उतने सीटा बीजेपी को कम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अगर से बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं आया, आप लोगों के कोशिश से आप लोग सब कांग्रेस को वोट डालेंगे, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आया, तो मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके पास नहीं करा सकता। क्यों बोलते? उसको फुल मेजॉरिटी नहीं है। जब वो मुसलमानों का एक बाल भी बाकी नहीं कर सकता और मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करके यहाँ तक के पूरे मुसलमानों को यहाँ से भगाने का कोशिश भी करेगा। उन लोगों का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को ख़त्म कर देना, या मुसलमानों के जो निशानियाँ हैं मस्जिदों को तोड़ देना, उसको बर्बाद कर देना, यहाँ तक के मुसलमान रोड पे आके नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ऐसी हालत को पैदा करने का कोशिश बीजेपी कर रहा है। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते अल्लाह को याद करके हमारे और हमारे बच्चों के जिंदगियों के लिए एमपी का वोट बेशक तुम हस्तम यानी कांग्रेस को डालो।
2019 के लोकसभा चुनाव में इन 88 सीटों में से 52 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। इनमें से 15 तो केवल केरल से थी, मतलब बाकी पूरे देश की सीटों पर कांग्रेस को केवल 3 जगह जीत हासिल हुई थी। बाकी बची 18 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा के सहयोगी दल और अन्य विपक्षी दलों को 11 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा का लक्ष्य 62 सीटों का था, यानी 10 अतिरिक्त सीटें। लेकिन फिलहाल चुनाव में मतदान की स्थिति, विशेषकर हिंदू मतदाताओं की उदासीनता देखकर नहीं लगता कि वो अपना लक्ष्य को पा सकेंगे। मुख्य सीटों के लिए भी भाजपा को संघर्ष करना होगा। अनेक जगहों पर जहां भाजपा आराम से जीत गई थी, वहां कड़ी टक्कर के बाद कम मार्जिन पर जीत हो सकती है और इन सब का कारण हिंदू वोटरों की चर्बी है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जिस दिन भाजपा की सरकारें नहीं होंगी, उस दिन क्या होगा, इसके लिए आप बंगाल, केरल और कश्मीर को देखकर समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।